हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में देखेंगे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज इसके बहुत सारे फीचर्स आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम यूज़ कर रहे हैं विद सम मॉडिफिकेशंस। एंड ये सबसे लंबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था इंडिया के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। The Government of India Act 1935 was passed by the British Parliament in August 1935। कब पास हुआ था? तो अगस्त 1935 में, with 321 sections and 10 schedules। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसके अंदर 321 सेक्शंस थे एंड 10 शेड्यूल थे। दिस वाज द लॉन्गेस्ट एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट सो फार। ये सबसे लंबा एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था उस समय तक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के अंडर में। एंड बाद में ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट को बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड दूसरे पार्ट को बोला गया गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो पहला जो पॉइंट है बैकग्राउंड के अंदर, क्या कारण थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाने की जरूरत पड़ी। तो पहला जो पॉइंट था, इट वाज ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पहले कौन सा आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसका जो फंक्शनिंग था उससे लोग खुश नहीं थे, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाने की जरूरत महसूस की गई थी। देन साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बाय द इंडियन नेशनलिस्ट एज नो इंडियन मेंबर वाज इंक्लूडेड। जो साइमन कमीशन था, तो साइमन कमीशन किस लिए भेजा गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कहा गया था कि 10 साल के बाद हम एक रिव्यू करवाएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने कैसा काम किया। तो उसी रिव्यू के लिए साइमन कमीशन भेजा गया, जिसके अंदर 7 ब्रिटिशर्स थे और कोई भी इंडियन नहीं था। और वही 7 लोगों का जो ग्रुप था, वो कमीशन था, उसके जो हेड थे वो थे सर जॉन साइमन, इसलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। एंड वो किस लिए आए थे? तो रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। बट जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो इंडियन नेशनलिस्ट लोगों ने उसको अपोज किया। क्यों? क्योंकि कोई भी उसके अंदर इंडियन मेंबर नहीं था। ओके, देन साइमन कमीशंस रिव्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो साइमन कमीशन ने अपना रिव्यू दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, उसको भी एक तरीके से बेस बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया। देन नेहरू रिपोर्ट इन 1928 एंड इट्स नॉन एक्सेप्टेंस। जो नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था ब्रिटिशर्स के सामने, वो ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो ये नेहरू रिपोर्ट था क्या? तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर वो सारे पॉइंट्स थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि हम इस तरीके से रूल करना चाहते हैं अपने कंट्री के ऊपर, हम ये मॉडिफिकेशंस चाहते हैं। बट ब्रिटिशर्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एंड नेहरू रिपोर्ट लाने के पीछे कारण ये था कि इट वाज जस्ट लाइक अ चैलेंज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स टू द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स। तो जैसे जैसे रिफॉर्म्स मीन्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आ रहे थे, बट लोगों को पसंद नहीं आ रहा था इंडियंस को। एंड जो सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय इंडिया के अंदर, वो थी कांग्रेस। तो कांग्रेस के लीडर्स ने जब अपोज किया तो ब्रिटिशर्स फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने बोला, अगर तुम्हें लगता है कि इतना ईजी है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक इतने बड़े टेरिटरी के लिए, तो तुम खुद क्यों नहीं बनाते जिससे सारे लोग खुश हो जाएं। तो उसी के जवाब में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था, जिसके अंदर इंडियंस लोगों ने अपने पॉइंट्स रखे थे, बट ब्रिटिशर्स ने फिर वो भी बात मानने से मना कर दिया, मीन्स उसके पॉइंट्स कंसिडर करने से मना कर दिया। देन कांग्रेस पार्टी एडेप्टेड पूर्ण स्वराज एज गोल बाय 1929। कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का जो नारा था वो अडॉप्ट कर लिया था लाहौर सेशन 1929 के बाद। ओके, अब कांग्रेस पार्टी कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहती थी, उनको चाहिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। देन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस फ्रॉम 1930 टू 1932 फेल्ड। 1930 से लेके 1932 तक जो भी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे वो सारे फेल हो गए थे। एंड after third round table conference failure, the British government issued a white paper in March 1933
which contained the detail of new constitutional reform in India. जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुए थे, तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुआ तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वाइट पेपर इशू किया मार्च 1933 में। और ये वाइट पेपर था क्या, तो कह सकते हैं ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। मीन्स एक आउटलाइन दिया गया था कि जो तुम्हारा नया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आने वाला है उसमें ये पॉइंट्स कंसिडर किए जाएंगे। सो इट वाज जस्ट लाइक आउट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो चलिए अब देखते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो पहला जो पॉइंट है उसके अंदर ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में बात किया गया था। ओके, अब ये ऑल इंडिया फेडरेशन था क्या वो देखते हैं। तो फेडरेशन मीन्स स्मॉल और वीक स्टेट कोलैबोरेट एंड मेक एग्रीमेंट टू फॉर्म टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। ओके, जब छोटे या फिर वीक स्टेट आपस में मिल के एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और बोलते हैं कि हम एक नेशन की तरह रहेंगे, एक नए देश की तरह रहेंगे, तो उस टाइप का जो एग्रीमेंट होता है स्मॉल या वीक स्टेट्स के बीच में, उसको हम फेडरेशन कहते हैं। ओके, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसने ये बोला था कि इंडिया में हम ऑल इंडिया फेडरेशन लाएंगे। और उस ऑल इंडिया फेडरेशन के मेंबर्स कौन होंगे, तो जो प्रोविंसली स्टेट्स हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं एंड जो प्रोविंसेस हैं, उन सबको मिला के हम ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। एंड ऑल इंडिया फेडरेशन वुड बी फॉर्म्ड कंप्राइजिंग ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया मीन्स जो प्रोविंसेस थे उनको, और जो प्रिंसली स्टेट थे उनको मिला के हम ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। एंड फॉर ब्रिटिश इंडिया, दैट इज फॉर प्रोविंसेस, इट वाज कंपल्सरी टू ज्वाइन द फेडरेशन, वेयर एज फॉर प्रिंसली स्टेट इट वाज ऑप्शनल। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसके अंदर फेडरेशन बनाने की बात तो कही गई थी, बट इसके अंदर बोला गया कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया है, उसके लिए कंपलसरी है ये फेडरेशन ज्वाइन करना, बट जो प्रिंसली स्टेट है उसके लिए ऑप्शनल है। और ये यहाँ पे बहुत बड़ा एक गेम था। ये छोटी सी लाइन है, बट ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि प्लानिंग था। क्यों? क्योंकि वो बोल रही थी कि जो प्रिंसली स्टेट ज्वाइन करना चाहते हैं फेडरेशन, दे आर फ्री, ज्वाइन कर भी सकते हैं, एंड अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, वो अपना अलग इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टीशन की बात जो है वो एक्सेप्ट की जा रही है। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो बोला गया था वो था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मीन्स कंप्लीट सोवरेनिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसके अंदर बोला गया कि प्रोविंसेस को हम फुल अथॉरिटी देते हैं कि उनको जैसे राज करना है वो राज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, बट कहीं ना कहीं एक ऊपर से कंट्रोल बना के रखा गया, एक मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल था प्रोविंसेस के ऊपर। प्रोविंसेस वेयर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर and appointed by the governor from elected members of the provincial legislature। इसमें कहा गया कि जो प्रोविंसेस है उसके ऊपर राज शासन कौन चलाएगा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन रहेगा, तो उसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाएगा। एंड प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करेगा। एंड वो जो प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो कहाँ से चुन के आया हुआ रहेगा, तो वो इलेक्टेड मेंबर होगा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का। एंड इस फॉर्म को आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। कैसे? तो इसका मॉडिफिकेशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम स्टेट में देखें तो स्टेट में सीएम किसको बनाते हैं, तो जो विनिंग पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है वो सीएम बनता है। सीएम को अपॉइंट कौन करता है स्टेट के अंदर, तो गवर्नर। ओके, तो उसी तरीके से बोला गया था कि प्रोविंसेस के ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का राज चलेगा, एंड वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड रहेगा उसको प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। तो आज के टाइम पे हम उसको सीएम के रूप में ले सकते हैं। ओके, एंड उस सीएम को अपॉइंट कौन करेगा, तो गवर्नर करेगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। देन बट दिस एक्ट retained control of the central government over the provinces in certain sphere by requiring the governor to act under direction of the governor general। बोला तो गया था कि प्रोविंसेस को हम ऑटोनॉमी देते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल बना के रखी थी प्रोविंसेस के ऊपर। कैसे? तो बहुत सारे ऐसे बातें कही गई थी जिसके ऊपर जो कंट्रोल था वो गवर्नर का था। ओके, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रोविंसेस के ऊपर कंट्रोल कर रही थी गवर्नर के थ्रू।
क्यों? क्योंकि गवर्नर को उसी डायरेक्शन में एक्ट करना था जैसा गवर्नर जनरल कह रहा था। मीन्स गवर्नर जनरल के नीचे कौन था? गवर्नर। गवर्नर के नीचे कौन था? यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर की बात की गई थी। मीन्स आज के टाइम पे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अंडर में गवर्नर, ठीक है, प्रेसिडेंट देन गवर्नर देन सीएम। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि सेंटर से हम स्टेट के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। देन डायकी एट द सेंटर। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ था, तो प्रोविंसेस के अंदर डायकी लाई गई थी, बट अब डायकी प्रोविंसेस से हटा के उसको सेंटर में लाया गया। डायकी वाज रिमूव फ्रॉम द प्रोविंसेस एंड ब्रॉट एट द सेंटर। द एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज वेयर गिवन टू द गवर्नर जनरल, ओके, एंड काउंसलर्स। गवर्नर जनरल और काउंसलर्स के अंडर में ये चीज़ें दी गई। कौन कौन सी? एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज। एंड ये जो काउंसलर्स थे इनको अपॉइंट कौन करता था? तो गवर्नर जनरल अपॉइंट करता था। एंड इनकी जो संख्या थी वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी, मैक्सिमम वो 3 ही हो सकते थे। एंड दे वेर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये जो काउंसलर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल नहीं थे लेजिस्लेचर के प्रति, ओके। देन other central subjects would be administrated by the governor general and council of minister। एंड बाकी जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे उसके ऊपर कौन राज करेगा? मीन्स वो किसके कंट्रोल में रहेंगे? तो गवर्नर जनरल के एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे वो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते थे, chosen by the governor general and to be responsible to the legislature। एंड ये जो 10 मिनिस्टर्स थे उनको कौन चुनेगा? तो गवर्नर जनरल चुनेगा। बट ये जो 10 मिनिस्टर्स थे दे वेर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ओके। On certain matters like peace and security of India, the Governor General had special responsibilities and had full freedom to accept or reject the advice of the ministers। कुछ स्पेशल पावर दी गई थी गवर्नर जनरल को। उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ थी जैसे पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो उनके ऊपर जो है गवर्नर जनरल ये जो मिनिस्टर्स एडवाइस देंगे उसको एक्सेप्ट कर भी सकता था या नहीं भी कर सकता था। ये फ्रीडम जो है गवर्नर जनरल को दी गई थी। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल डायरेक्टली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का जो है बंदा उसके कंट्रोल में था। एज रिगार्ड्स द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द गवर्नर जनरल वाज टू एक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंग्लैंड में बैठा रहता था वो जैसा बोलेगा इन चीज़ों के ऊपर वैसा ही गवर्नर जनरल को एक्ट करना था। इसलिए वो मिनिस्टर्स जो थे 10 मिनिस्टर्स उनकी बातों को एक्सेप्ट कर भी सकता था या फिर रिजेक्ट कर सकता था, ये फ्रीडम था उसके पास। देन लेजिस्लेचर के बारे में बोला गया, द सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज बाई कैमरल कंसिस्टिंग ऑफ फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। जो लेजिस्लेचर है उसको बाई कैमरल किया गया, सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाई कैमरल किया गया एंड उसके अंदर 2 पार्ट बनाए गए, एक फेडरल असेंबली कहा गया एंड दूसरे को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया। तो चलिए देखते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो अपर हाउस है, आज के टाइम पे हम देख रहे हैं राज्यसभा है अपने इंडिया में। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इट वाज टू बी परमानेंट बॉडी विद 1/3 ऑफ इट मेंबरशिप बीइंग वैकेटेड एंड रिन्यूड एवरी 3 years। काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाया गया जिसके तहत कहा गया कि ये एक परमानेंट बॉडी होगी एंड इसके 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होंगे और ये जो रिन्यूअल प्रोसेस होगा वो हर 3 साल में किया जाएगा, ओके। देन इट वाज टू हैव 156 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। कितने डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे? 156 ब्रिटिश इंडिया से, मीन्स प्रोविंसेस से। एंड अप टू 104 मेंबर्स फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स रूल। इसके अंदर कहा गया है जो काउंसिल ऑफ स्टेट रहेगा उसके अंदर 156 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर रहेंगे ब्रिटिश इंडिया के एंड 104 जो मेंबर रहेंगे वो आएंगे कहाँ से? वो नॉमिनेट होके आएंगे प्रिंसली स्टेट से। देन फेडरल असेंबली जिसको लोअर हाउस भी कहा गया, जो आज के टाइम पे हमारा लोकसभा है। द फेडरल असेंबलीज ड्यूरेशन वाज फॉर 5 years एंड वाज consisted of 250 representative of the British Indian and up to 125 members from the Indian states, okay। 250 जो members थे वो represent करेंगे ब्रिटिश इंडिया को एंड 125 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। द ब्रिटिश इंडियन मेंबर्स वेयर टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली
by the members of the provincial legislative assemblies on the system of proportional representation with the single transferable vote. यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि आज का जो हम फीचर यूज कर रहे हैं लोकसभा एंड राज्यसभा में, एंड मैं कहना चाहूँगा कि आप कंपेयर करके देखें जो यहाँ पे पॉइंट्स रखे गए हैं। यहाँ पे बोला गया है लोकसभा के अंदर यानी कि लोअर हाउस जो फेडरल हाउस कहा गया था उस समय, दैट द मेंबर्स वेयर टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होंगे उनके द्वारा चुने जाएंगे एंड वो लोकसभा के अंदर आएंगे। आज के टाइम पे ऐसा होता है क्या? नहीं, हम जैसे इसका अपोजिट कर रहे हैं। हम डायरेक्टली इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोअर हाउस यानी लोकसभा में भेजते हैं। The members from the states were to be nominated by the rulers of the princely state, and जो members थे from the states वो नॉमिनेट होके आते थे प्रिंसली स्टेट से। ओके, ये जो यूनिक फीचर था ये क्रिटिसाइज किया गया था उस समय। यूनिक फीचर ऑफ दिस सिस्टम वाज दैट द अपर हाउस द इलेक्शन वाज टू बी डायरेक्ट while for the lower house it was indirect, unlike the modern system। मॉडर्न सिस्टम में क्या हो रहा है कि जो हमारा अपर हाउस है वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन से लोग जाते हैं एंड जो हमारा लोअर हाउस है यानी कि जो लोकसभा है वहाँ पे हम डायरेक्ट इलेक्शन से लोगों को चुन के भेजते हैं। तो ये जो सिस्टम था ये अपोजिट था जो आज के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं, उसका अपोजिट चलाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। देन देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। जो प्रोविंसेस एंड सेंटर था उसके बीच में लेजिस्लेटिव पावर को बांट दिया गया था एंड उनको 3 लिस्ट में रखा गया था। पहला लिस्ट कहा गया फेडरल लिस्ट, जिसके ऊपर फेडरल लेजिस्लेचर का पूरा हक था उसके ऊपर। ओके, ऑन ओवर विच फेडरल लेजिस्लेचर हैड एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन। जो भी चेंजेस करने था, जो भी मॉडिफिकेशन था वो फेडरल लेजिस्लेचर ही कर सकता था उसके ऊपर। दिस लिस्ट इंक्लूडेड मैटर्स सच एज एक्सटर्नल अफेयर, करेंसी, डिफेंस एट्सेट्रा। मीन्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है किसी भी कंट्री के ऊपर रूल करने के लिए, वो एक्सटर्नल अफेयर, करेंसी एंड डिफेंस, वो कंट्रोल किसके पास दिया गया था, मीन्स वो किस लिस्ट में डाला गया था, तो फेडरल लिस्ट में डाला गया था। एंड फेडरल लेजिस्लेचर जो है उसके ऊपर रूल बना सकता था या फिर अमेंड कर सकता था। देन सेकेंड जो लिस्ट था उसे बोला गया प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट के ऊपर किसका एक्सक्लूसिव पावर था, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का। एंड इसके अंदर कौन कौन से चीज़ों को रखा गया था, देन पुलिस को, प्रोविंशियल सर्विसेज को, एजुकेशन को एट्सेट्रा। ओके, देन थर्ड जो लिस्ट रखा गया था उसका नाम था कंकरेंट लिस्ट। देयर वाज अ कंकरेंट लिस्ट ऑफ मैटर्स ओवर विच बोथ द फेडरल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैड कंपेटेंस। ठीक है, और ये जो तीनों लिस्ट हैं ये आज भी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। ठीक है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, मीन्स सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो चीज़ें रहती है, मीन्स कंकरेंट लिस्ट के अंदर वो चीज़ें रहती है जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों रूल बना सकती है। बट अगर दोनों ने रूल बना दिया तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है वही फॉलो किया जाता है। देन कुछ बचे हुए पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बचे हुए पॉइंट्स में बची हुई जो पावर्स है वो वाइसरॉय को दी गई थी। मीन्स अगर और जो पॉइंट्स हैं जो कंसिडर नहीं हो पाए, किसी कारण से छूट गए हैं, इन लिस्ट में डालने से रह गया है वो पॉइंट, तो वो पावर जो है उन चीज़ों के ऊपर रूल बनाने का जो पावर था वो वाइसरॉय को दिया गया था। एंड दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एबोलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया। जो काउंसिल ऑफ इंडिया जो था, जो इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, वो एबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया था। देन द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद द टीम ऑफ एडवाइजर्स। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, जो इंग्लैंड में बैठता था, उसको एक टीम दिया गया एडवाइजर्स का। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। किस लिए, तो यहाँ की करेंसी एंड क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट विच वॉज सेट अप इन 1937। एंड इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही एक फेडरल कोर्ट जो है एस्टैब्लिश किया गया
मीन्स फेडरल कोर्ट के बारे में बात किया गया था कि हम फेडरल कोर्ट लाएंगे इंडिया के अंदर, एंड वो कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया 1937 में। सो दिस वाज ऑल अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मिलते हैं हम नए वीडियो में विद न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।